हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल इजी टू लर्न पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, नहीं तो आपके पास जो है ना नोटिफिकेशन नहीं जाएगा नेक्स्ट क्लास का। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो। ठीक है, और अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है तो बाकी के दोस्तों के साथ भी अपना ये वीडियो शेयर किया करो, जिससे क्या होगा कि जितने बच्चे जुड़ेंगे उतना ही हमें पढ़ने में मजा आएगा और उतना ही हमारा मनोबल भी बढ़ेगा। ठीक है, अब तक हमने क्या किया है कि हमने पहली प्रश्नावली के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब बहुत से बच्चों ने क्या किया है कि स्कूल में गए हैं वो लोग, उसके बाद में घर आके उन्होंने अपनी तैयारी की है, लेकिन उनको जो है ना कुछ चीजें होती है जो आपको स्कूल में समझ में नहीं आती है। अब बच्चों की क्या आदत होती है कि कई बच्चे होते हैं जो होशियार होते हैं, वो तो जो भी समझ में नहीं आता है वो क्लास में पूछ लेते हैं टीचर से। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको क्लास में पूछने से डर लगता है कि भाई मैं अगर पूछूंगा तो बाकी बच्चे क्या सोचेंगे मेरे बारे में कि ये तो इतना कमजोर है, इसको तो ये भी नहीं आता है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। जिस भी बच्चे को जो भी डाउट है अपना कमेंट में जो है ना वो डाउट डाल देना, मैं उस डाउट को वहीं पे सॉल्व कर दूंगा या फिर नेक्स्ट लेक्चर में उस जो भी आपका डाउट रहेगा उसके बारे में बहुत अच्छे से बता दूंगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या फायदा होगा, देखो यूट्यूब चैनल पे पढ़ने का आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वो ये है कि आप मान लीजिए स्कूल में जाते हो, ठीक है, क्लास में आपको टीचर ने पढ़ाया, मान लीजिए कि आपको टीचर ने पहली प्रश्नावली पढ़ा दी। अब देखो कोई भी टीचर पढ़ाएगा, कितना ही होशियार बच्चा हो उसको टीचर का पढ़ाया हुआ पूरा 100% कभी भी समझ में नहीं आता है। टीचर आपको कुछ पढ़ाएगा तो आपको उसका 50% समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको 50% उसका समझ में आ जाएगा। जब आप घर पे आते हो और उसको एक बार दोबारा से पढ़ते हो, रिवाइज करते हो, तो आपको 70% समझ में आ जाता है। अब जो मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो एवरेज स्टूडेंट है, जिनके नंबर आते हैं 70, 75, 80, 90, ठीक है, या फिर 85 नंबर तक आके रुक जाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे भी हैं जिनके सिर्फ पासिंग मार्क्स ही आते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैंने क्या किया है, इस वीडियो के माध्यम से टारगेट किया है। तो ऐसे बच्चों को मैं एकदम हर एक बात डिटेल में समझाऊंगा। अगर मान लीजिए कि आपको एक बार में वो चीज समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को दोबारा से देख लेना, जिससे क्या होगा कि वो सारी की सारी बातें आपके रिवाइज हो जाएगी हाथों हाथ और बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। और कई बच्चे क्या करते हैं, वीडियो देखते टाइम स्टार्टिंग में देखेंगे, जल्दी जल्दी से भगा के पूरा करना है। अरे बच्चों, आपको वीडियो कंप्लीट नहीं करना है, आपको उस प्रश्नावली में उस वीडियो के माध्यम से जो भी बताया गया है उसको कंप्लीट से सीखना है। ठीक है, तो अगर आप वीडियो को तरीके से आराम से एक रफ कॉपी ले लिया करो, जब भी वीडियो देखते हो ना एक रफ कॉपी ले लिया करो और एक पेन ले लिया करो, जिससे कि आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सही से समझ में आएगा। साथ साथ लिखते रहा करो थोड़ा बहुत कुछ, जिससे कि आपका माइंड थोड़ा चलता रहेगा और स्पीड भी बढ़ेगी लिखने की। ठीक है, तो आज से पहले हमने क्या पढ़ा है, वास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ा है। वास्तविक संख्याओं में हमने किस किस बात की चर्चा की है, देखो वास्तविक संख्याओं में हमने सारी की सारी संख्याओं के बारे में जाना था। उसके बाद में हमने भाज्यता के नियम देखे थे, गुणनखंड कैसे निकालते हैं वो हमने देखा था। फिर हमने क्या देखा था कि HCF और LCM कैसे निकालते हैं, वो हमने बहुत अच्छे से देखा था। फिर प्रश्नावली 1.1 को पूरा सरल किया था। उसके बाद में 1.2 में काम में आने वाली दोनों प्रमेय को हमने सही से पढ़ा था और उन्हीं दोनों प्रमेय की सहायता से हमें बाकी के प्रश्न सरल करने थे। ठीक है, तो इतना काम हम कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2, जिसका नाम क्या है बच्चों, बहुपद उस प्रश्नावली का नाम है। ये देखो प्रश्नावली 2 है जिसका नाम है बहुपद, इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ठीक है, अब कई बच्चे बोलते हैं कि सर यार हिंदी में याद रखे हैं इंग्लिश मीडियम, हम तो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, इंग्लिश में याद क्यों रखेंगे। भाई देखो आगे जाके बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिनका हिंदी से मतलब हटता जाता है। अगर आप आगे जाके IIT करते हो, NIT करते हो, ठीक है, मैथ्स लेके, तो आपको जो है ना इंग्लिश में सब कुछ पढ़ाया जाता है, वहां पे आपकी हिंदी नहीं चलेगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो है ना बेसिक टर्म समझा लिया करो, जैसे कि बहुपद है, बहुपद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल, बस इतना ही जानना है। इसके आगे इस प्रश्नावली में किसको क्या इंग्लिश में बोलते हैं आपको नहीं जानना है। ठीक है, तो आज हम बहुपद पढ़ेंगे और बहुपद को ऐसा पढ़ेंगे कि एक बार पढ़ने में ही हमारे को सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा जो
काम है, मतलब आज हम क्या क्या करने वाले हैं। पहले हम पढ़ेंगे चर राशियों के बारे में कि चर कौन कौन सी राशियां चर राशि होती है, फिर अचर राशियों के बारे में हम जानेंगे, फिर पढ़ेंगे हम गुणांक के बारे में कि गुणांक क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में पढ़ेंगे हम घात के बारे में, उसके बाद में पढ़ेंगे हम कि बहुपद किसे कहते हैं, फिर आता है कि बहुपद के व्यापक रूप कौन से होते हैं, फिर होते हैं कि बहुपद के प्रकार कौन से होते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज हमारा ज्ञान बस इतना ही रहेगा कि हम इन सातों पॉइंटों को कवर कर लें, बस इतना ही आज हम पढ़ने वाले हैं। और ये अगर आपने पढ़ लिया तो इस प्रश्नावली की 2.1 प्रश्नावली आप पूरी सरल कर दोगे बहुत ही आसानी से। बहुत इजी है, बहुत ही आसान प्रश्नावली है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे, ध्यान से पढ़ोगे तभी आपको समझ में आएगा। और फ्री के 4 नंबर है इस प्रश्नावली में, फ्री के 4 नंबर। पहली प्रश्नावली थी उसके भी आपके फ्री के 4 नंबर थे, इस प्रश्नावली में भी फ्री के 4 नंबर है, मतलब बहुत ही ज्यादा आसान है, इससे ज्यादा आसान प्रश्नावली हो ही नहीं सकती, समझ लो। तो पहली चीज आती है आपकी चर राशि। देखो बच्चों, चर राशि का मतलब होता है कि अगर किसी भी राशि का मान बदलता रहता है, देखो हम क्या बोलते हैं x, y, z। आमतौर पे ये 3 राशियों को हम चर राशि मान के चलते हैं, जिसमें क्या होगा कि x का मान बदलता रहेगा, y का मान बदलता रहेगा, z का मान बदलता रहेगा। कल को मान लीजिए कि उदाहरण में कोई बोल दे हमें कि t एक चर राशि है, क्या है, चर राशि है। देखो हमें क्या पढ़ना है, चर राशि के बारे में पढ़ना है। अब कोई किसी को कुछ भी बोल सकता है, अल्फाबेट होता है ना अपना ABCDEFG जो भी है आपका, मतलब पूरा 26 लेटर, उसमें से किसी को भी वो चर राशि बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमें पढ़ना है कि चर राशि क्या होती है। चर राशि वह राशि होती है जिसका मान निश्चित नहीं होता है, जिसका मान बदलता रहता है, वही आपकी चर राशि होती है। कैसे, मान लीजिए कि x का मान कभी मैं 1 मान रहा हूं, x का मान कभी 2 मान रहा हूं, x का मान कभी 3 मान रहा हूं, ठीक है, कुछ भी मान सकता हूं, x का मान √2 मान रहा हूं मैं, कुछ भी है, ठीक है। अगर आपका उस चर राशि का मान बदलता जा रहा है, तो मतलब अगर इस राशि का मान बदल रहा है ना बार बार, देखो 1 था, फिर 2 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर √2 हो गया, ठीक है, तो ऐसी राशियों को हम बोलते हैं चर राशि। बहुत आसान है, जिसका मान बदलता रहेगा वो चर राशि हो जाएगी। दूसरा आता है हमारा अचर राशि। देखो बच्चों, दूसरा हमारा है अचर राशि। अचर राशि का मतलब क्या है, जिसका मान बदलता नहीं है। देखो अब मैंने लिख दिया 1, ऐसा थोड़ी ना है अभी मैं बोल रहा हूं 1, 5 मिनट बाद में मैं बोल दूंगा इसको 1.5 के बराबर हो जाएगा, नहीं होगा भाई, 1 तो 1 ही रहेगा। अभी देखोगे तो भी 1 रहेगा, कल सुबह देखोगे तो भी 1 ही रहेगा, 1 का मान हमेशा निश्चित रहेगा, ठीक है। इसी प्रकार से मान लीजिए √2 है, ये भी हमेशा निश्चित रहेगा। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं, वो सारी की सारी आपकी अचर राशि में आएंगी। किसमें आएंगी, अचर राशि में। अब बहुत से बच्चों को अभी तो ये भी नहीं पता होगा कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। अगर बच्चों ऐसा ही तुम्हारा हाल रहा ना, तो कभी आप जो है ना अच्छे मार्क्स नहीं लेके आओगे। मैंने आपको पहली प्रश्नावली बहुत तरीके से पढ़ाई है, उसमें मैंने वास्तविक संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाया कि कौन कौन सी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि आप जो है ना पिछली क्लासों के वीडियो सारे देख के आया करो, जिससे कि आपको आगे की क्लासें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती है। कौन सी होती है, परिमेय प्लस में अपरिमेय। अगर कोई संख्या परिमेय और अपरिमेय है तो वह वास्तविक संख्या है। तो आपके 10वीं के सिलेबस में जो कोई भी संख्या आ जाए आपके सामने, सारी की सारी वास्तविक संख्या है, ये मान के चल लेना। क्योंकि आपके क्लास में जो 10वीं क्लास में अभी तक केवल वास्तविक संख्याओं का ही जिक्र रहेगा, आगे कुछ नहीं मतलब पूछा जाएगा इतना ज्यादा ना, ठीक है। तो अचर राशि कौन सी होगी, जिनका मान फिक्स होता है, मतलब जिनका मान निश्चित होता है, वह आपकी अचर राशि हो गई, ठीक है। अचर राशि में हम क्या मानते हैं, वास्तविक संख्याओं को मानते हैं। चर राशि में क्या होता है, जिसका मान निश्चित नहीं होता है, बदलता रहता है, ठीक है। दोनों परिभाषाएं क्लियर हो गई। अब पढ़ते हैं आगे गुणांक। देखो जिससे गुणा हो रहा है वो उसका गुणांक कहलाएगा। कैसे, देखो गुणा, इसको हम क्या बोलते हैं, गुणा अंक,
ठीक है। गुणांक, गुणा जिससे हम जिस अंक से हम गुणा कर रहे हैं वो उसका गुणांक हो जाएगा। कैसे? मान लीजिए मैंने लिख दिया 2x, 2 यहाँ पे क्या है? चर राशि है, सॉरी x यहाँ पे चर राशि है और 2 यहाँ पे अचर राशि है। 2x से गुणा हो रहा है, ठीक है। तो 2 का गुणांक क्या है भाई, ये बताओ मुझे। तो 2 का गुणांक है बच्चों x, x का गुणांक क्या है? x का गुणांक है 2। देखो ये बात भी सही है और ये बात भी सही है। कैसे है बताता हूं। जिससे गुणा हो रहा है वह उस संख्या का गुणांक कहलाता है। यह फिर जिस चर या अचर राशि से कोई चर या अचर राशि गुणा हो रही है वह उसका गुणांक कहलाता है। कैसे? चर 2 गुणा x, 2 से कौन गुणा हो रहा है? x, तो 2 का गुणांक कौन हो गया? x। फिर आता है 2 गुणा x, x से कौन गुणा हो रहा है? 2, तो x का गुणांक क्या हो गया? 2। ठीक है। देखो मेरे को ये कान पकड़ना है, समझ रहे हो, या फिर मैं इसी को घुमा के इधर से पकड़ लूं कान को, तो कान तो एक ही हाथ में आ रहा है ना, तो लिखना तो हमें गुणांक ही है। बस ये देखना है कि गुणा कब किससे कौन हो रहा है, किसके बारे में पूछा जा रहा है। अगर 2 का गुणांक पूछे तो वो x हो जाएगा, अगर x का गुणांक पूछोगे तो वो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है। गुणांक मतलब जिससे गुणा हो रहा है, जिसके बारे में पूछा गया है। अब मान लो कि मैंने लिख दिया x, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ लूं कि इसका गुणांक क्या है बच्चों, बताओ। तो मैं बोलूंगा इसका गुणांक क्या है? 1 है। कैसे है भाई? 1 गुणा x लिख सकता हूं ना, मैं लिख सकता हूं ना, क्योंकि 1 गुणा x को हम x लिखते हैं। ठीक है, तो x किससे गुणा हो रहा है? 1 से, इसलिए x का गुणांक क्या है? 1 है। समझ गए? बहुत आसान है, मतलब जिससे गुणा हो रहा है वही उसका गुणांक हो जाएगा। इसी प्रकार से मान लीजिए √3x, तो x का गुणांक क्या है? √3 है। 2 गुणा 3 गुणा x, x का गुणांक क्या है? 6 है। गुणा करके लिख देंगे उनको, सरल करने के बाद क्या आ रहा है? 6 गुणा x, तो 6 इसका गुणांक हो जाएगा। अब मैं बोल दूं 0 गुणा x, तो यहाँ पे x का गुणांक क्या है? 0। जैसे इसको सरल कर लेंगे क्या बन जाएगा? 0। तो अब मैं बोल दूं कि 0 में x का गुणांक क्या है? तो बहुत से बच्चे बोलेंगे सर यहाँ पे तो x है ही नहीं, कहां से निकाल के लेके आएंगे हम गुणांक। अरे भाई, अगर पूछ ही रहा है आगले वाला तो इसका मतलब है कि वो उसने सरल कर रखा है इसको। मतलब इसको हम ये लिख सकते हैं ना, 0 गुणा x, तो x का गुणांक क्या हो गया? 0। बस सिंपल तो था। ऐसे ही तो पीछे रह जाते हो आप लोग यार, ध्यान से देखते नहीं हो। मैं बोल रहा हूँ कि जो चीज जिससे गुणा हो रही है वही उसका गुणांक है। यहाँ पे दिख नहीं रहा है तो क्या हुआ? छिपा हुआ है, तो हम निकाल लेंगे उसको बाहर। देखो कठिन से कठिन सवाल क्या बन सकता था कि जो चीज लिखी हुई नहीं है उसके बारे में पूछ लिया। ठीक है। दूसरा होता है ये, इन दो ही में ही जो है ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसमें है क्या, समझ में नहीं आ रहा है। जो कमजोर बच्चे होते हैं ना, यहाँ पे हाथ खड़े कर देते हैं, भाई हमें तो नहीं पता। लेकिन उनको अगर मैं बताऊं तो भाई इसको जो है ना मैं ऐसे लिख सकता हूं, याद कर लेना ये चीज। इसको जो है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। गुणांक हो गया है। गुणांक मतलब जो जिसके बारे में पूछा है ना वो किससे गुणा हो रहा है, बस ये देखना है। अगर 2 के बारे में पूछा है तो 2 किससे गुणा हो रहा था अभी? x से, तो x उसका गुणांक हो गया। x के बारे में पूछ रहा है तो x किससे गुणा हो रहा था? 2 से, तो उसका गुणांक क्या हो गया? x का 2 हो गया। ठीक है, गुणांक समझ में आ गया, बहुत आसान था, हमने देख लिया। अब आता है घात। देखो बच्चों ये बहुत काम की चीज है, ये आपके मतलब हर टाइम में काम आएगी, हर एक प्रश्नावली में काम आएगी, इसलिए इसको थोड़ा सही से समझ लेना। घात का मतलब होता है कि किसी भी गुणन प्रसार को, गुणन प्रसार कैसे हो गया? जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ऐसे हो गया। ठीक है, गुणा का प्रसार है ये। किसका प्रसार है? गुणन प्रसार। ठीक है, गुणन प्रसार मतलब गुणा का प्रसार हो गया। इसको अगर मैं संक्षिप्त रूप में लिख दूं तो वो उसका घातांकीय रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाता है बच्चों? घातांक, घात अंक,
उस अंक का घात के रूप में लिखना। ठीक है, अब ये मैंने कैसे लिखा भाई, देखो जितनी बार जिस अंक की आवृत्ति हो रही है उतनी बार लिख दो। कितनी बार हो रही है? 1 2 3 4 बार हो रही है। किस अंक की हो रही है? 2 की हो रही है। तो यहां पे मैंने क्या लिखा? 2 की आवृत्ति हो रही है 4 बार। समझ रहे हो? तो मैंने क्या बोला कि इसका जो ये क्या है, गुणन प्रसार है, इसका संक्षिप्त रूप उसको घात में लिखने के बराबर होता है। तो जैसे ये आपने ये जो आवृत्ति थी ना, ये कितनी बार हो रहा था? 1 2 3 4 बार। ये 4 की आवृत्ति कहां पे लिख दी आपने? ऊपर लिख दी। इसी को बच्चों हम बोल देते हैं घात। ठीक है, बहुत आसान था। जो संख्या ऊपर आ गई ना, जैसे 2 के या फिर 3 के, किसी के भी, मान लीजिए मैंने लिख दिया x की घात 3। ठीक है, तो ये घातांक के रूप में थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। जैसे कोई भी अंक होगा ना, जैसे 2 हो गया, 2 के, ठीक है, तो ये अगर मैं बॉक्स बनाता हूं तो ये क्या हो गया? ये वाला कॉर्नर है ना, इस कॉर्नर के ऊपर हम घात लिख देते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, आपने पहले भी बहुत बार पढ़ा होगा। लेकिन एक चीज होती है कि हम जो ना, अगर बहुत सारी चीजों को एक थोड़ा बेसिक से लेके चलेंगे ना, तो सबको जो ना समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2। अब मेरे को आप बताओ कि इसमें 2 की घात कितनी है? देखो मैंने क्या बोला, गुणन प्रसार में जिस भी अंक की आवृत्ति जितनी होती है वही उसकी घात कहलाती है। देखो यहाँ पे गुणन प्रसार में इसकी आवृत्ति कितनी हो रही है? 1 बार हो रही है। एक ही बार आ रहा है ना ये, यहाँ पे कितनी बार आ रहा था? 4 बार। यहाँ पे कितनी बार आ रहा है? 1 बार। तो इसकी घात कितनी हो जाएगी? 1। इसलिए इसको लिख सकते हैं 2 की घात 1। अब 2 की घात 1 2 ही होता है, इसलिए हम इसको हमेशा 2 के रूप में लिख दिया। इसी प्रकार से मैं बोल दूं x की घात बताओ, तो जिस भी घात के बारे में पूछे ना, तो उसके बारे में हमें ये देख लेना है कि इसकी आवृत्ति कितनी बार हो रही है। ठीक है, तो इसकी आवृत्ति हो रही है 1 बार, इसलिए इसकी भी घात कितनी हो गई? 1 हो गई। ठीक है, बहुत आसान है। एक चीज आपको याद रखनी है, अगर घात 0 है, अगर किसी भी संख्या की घात 0 है, तो आप उसका मान बोलोगे, उसका मान हमेशा 1 होगा। कैसे? देखते हैं। 2 की घात 0 क्या होगी बच्चों? 1 होगी। 2 की घात x की घात 0 वो भी 1 होगी। देखो चर हो, ये वाली चर है, या फिर अचर हो, चर या अचर की घात अगर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा। ठीक है, समझ में आ गया? ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कैसे? अभी बताता हूं। अब मैं पूछ लो आपसे कि 1 में x की घात कितनी है? जैसे अभी मैंने क्या बोला था कि 0 में x का गुणांक कितना है, तो हमने क्या बोला था कि 0 को x से गुणा कर लिया, x गुणा 0 0 आ जाता है, फिर x का गुणांक क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम क्या बोलेंगे, देखो बच्चों, 1 किसके बराबर है? x की घात 0 के। लिख सकते हैं ना इसको क्या लिख सकता हूं मैं? x की घात 0। ठीक है, तो यहां पे घात कितनी हो गई? 0। तो अगर आपसे पूछ ले कोई कि 1 में x की घात कितनी है, अगर आपको नहीं दिख रहा है वो चर राशि, तो आप सीधा बोल दोगे कि भाई इसकी घात 0 है। समझ गए? इसी प्रकार से मैं पूछ लो आपसे कि 2 में x की घात कितनी है, तो आप बोलोगे कि सर यहां तो थोड़ा दिक्कत हो गई, अभी आपने 1 के बारे में बताया था, तो x की घात 0 को तो मैं 1 लिख सकता था, ये 2 कहां से आ गया, ये समझ में नहीं आया। आप ही बता देते हैं भाई। 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 गुणा 1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं भाई? लिख सकता हूं। अब 1 को क्या लिख सकता हूं मैं? x की घात 0। तो 2 की घात 2, इसमें क्या हो गया? x की घात 0 इंटू 2। ठीक है, तो ये दोनों उदाहरण आपको सही से याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, अगर आपने ये याद रख लिया तो इस प्रश्नावली की बाकी की थोड़ी बहुत जो दिक्कतें थी वो भी आपकी सरल हो जाएंगी। ठीक है, तो घात आपको समझ में आ गई कि किसी भी संख्या का अगर गुणन आवृत्ति हो रही है, जितनी बार गुणन आवृत्ति होगी, मतलब गुणा किया हुआ आवृत्ति जितनी बार होगी उतनी ही उस संख्या की क्या होगी? घात होगी। अब वो संख्या चर भी हो सकती है या फिर अचर भी हो सकती है। ठीक है, दोनों हो सकती है। तो ये तो हो गया आपका
घात। अब आते हैं हम बहुपद पे, प्रश्नावली पे आ जाते हैं। अब तक हमने सारी चीजें सही से पढ़ ली हैं। अब आते हैं भाई बहुपद। बहुत आसान है बच्चों, बहुत ही ज्यादा। ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो। ठीक है, हमने क्या कहा, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, आपका बहुपद कहलाता है। ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, वह व्यंजक आपका क्या कहलाएगा बच्चों, बहुपद कहलाएगा। ठीक है, आगे समझ में। अब देखो, मैंने ये परिभाषा बताई, ठीक है। इस परिभाषा को समझने के लिए हमें क्या क्या चीजें समझनी होगी। पहले तो चर समझ में आ गया था। यहाँ पे चर कौन सा होता है, वह जिनका मान बदलता रहता है, चर राशियां कहलाती हैं। कि घात मतलब आवृत्ति, कितनी बार आवृत्ति हो रही। एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। बच्चों पूर्ण संख्या क्या होती है, आपने पिछले वीडियो में पढ़ा होगा। पूर्ण संख्याएं होती हैं जो 0 से शुरू होकर के अनंत तक चलती हैं, आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। समझ गए। देखो 1.5 पूर्ण संख्या नहीं है, परंतु 2 पूर्ण संख्या है। समझ रहे हो ना, दशमलव वाली संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती। अब ये मेरे को बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैंने एक बार सही से पढ़ा दिया है तुम लोगों को। ठीक है, तो ये जस्ट मैं अभी आपको बता रहा हूं इतना। अब बहुपद हमने बोला कि ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। देखो बच्चों, जो परिभाषा में लिखा हुआ है मैं वही यहाँ पे लिखूंगा। ठीक है, ऐसा व्यंजक जिसमें चर मान लिया हमने x की घात इसके ऊपर लगेगी, क्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या में होनी चाहिए। तो मैं क्या बोलता हूं, x की घात 0 एक पूर्ण संख्या है, कोमा x की घात 1 पूर्ण संख्या है बच्चों, कोमा x की घात 2 पूर्ण संख्या है, x की घात 3 पूर्ण संख्या है, x की घात 4 पूर्ण संख्या है, अनंत तक चलता रहेगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे आपके क्या हैं, बहुपद हैं। समझ गए, ये सारे के सारे बहुपद हैं। क्यों हैं, क्योंकि इसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या है। 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ठीक है, इसलिए ये क्या हो गया, आपका एक बहुपद हो गया। अब होता है, ये तो आपका बहुपद हो गया। ठीक है, अब देखो इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, x की घात 0 को क्या बोलूंगा मैं भाई, 1 बोल दूंगा। x की घात 1 x हो गया, ये x² हो गया, x की घात 3 हो गया, x की घात 4 हो गया, ये अनंत तक चल गया। ठीक है, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो, 1 आ रहा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो भी वास्तविक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई भी वास्तविक संख्या सारी की सारी क्या होती है, बहुपद होती है। समझ गए कैसे, मान लीजिए कि मैंने माना 5। ठीक है, अब मेरे को ये बताना है कि यह एक बहुपद है। बहुपद की परिभाषा क्या होती है, जिसमें चर की घात क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। अभी अभी मैंने ये पढ़ाया है आपको कि 5 को मैं x की घात 0 से गुणा कर सकता हूं। x की घात 0 का मान क्या है, 1 है, 1 गुणा 5 क्या आएगा, 5 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके चर की घात क्या है बच्चों, यहाँ पे चर की घात है 0, मतलब यह एक बहुपद है। अब मैं मान लेता हूं कि √2। ठीक है, √2 एक बहुपद है या नहीं है, √2 एक बहुपद है। कैसे है, क्योंकि इसमें चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या है। समझ गए। अब मैं आपको बोल दूं कि √2x यह एक पूर्ण संख्या है, सॉरी एक बहुपद है या नहीं है। बच्चों ये आपका बहुपद
नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि हमने क्या कहा था अभी अभी कि चर की घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि x की घात क्या है। देखो अंडर रूट में 2 गुणा x, तो देखो जब गुणा में होती है अंडर रूट तो उसको हम अलग अलग लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। x की घात कितनी है यहाँ पे? अंडर रूट में है आ रही है, अंडर रूट में आ रही है, इसका मतलब क्या होता है? अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल। वर्गमूल मतलब घात 1/2। तो x की घात क्या बन रही है यहाँ पे? 1/2। इसका मान कितना होता है? 0.5। तो 0.5 आपकी पूर्ण संख्या है? नहीं है, इसलिए ये क्या है? आपका बहुपद नहीं है। ठीक है, तो ये आपका सवाल आ सकता है एग्जाम में कि अंडर रूट 2 गुणा x एक बहुपद है या नहीं है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया ये चीज। अब देख लेते हैं हम बहुपद समझ में आया कि नहीं आया? आगे होगा ऐसा व्यंजक जिसमें चर मतलब x की घात ये वाली क्या होती है? एक पूर्ण संख्या होती है। 0, 1, 2, 3, 4 ये सब आ गए। ठीक है, x की घात 0 क्या होती है? 1 होती है। तो 1 को हम किसी भी वास्तविक संख्या से गुणा करेंगे तो वही वास्तविक संख्या आती है। इसलिए सारी की सारी वास्तविक संख्या क्या होती है? हमारी एक बहुपद होती है। ठीक है, हो गया इतना। अब चलते हैं आगे। अब आगे चलते हैं हम बहुपद का व्यापक रूप। बच्चों ये बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए और इसको सीखना बहुत ही ज्यादा आसान भी है। कैसे? अभी बता देते हैं। देखो n घात के बहुपद का व्यापक रूप। देखो बच्चों पहले तो आपको यह समझना होगा कि व्यापक रूप क्या होता है। व्यापक रूप का मतलब होता है कि एक ऐसा रूप जिसमें सब कुछ समाया हुआ हो। समझ रहे हो? इसका मतलब यह है कि अगर मैं कह दूं कि मेरी स्कूल में कितने बच्चे हैं? 30 बच्चे हैं मान लो। ठीक है, मेरी एक स्कूल चल रही है जिसमें मैं ट्यूशन करवाता हूं और उसके अंदर आते हैं 30 बच्चे। ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा कि 30 के 30 बच्चों का नाम बोलूंगा। एक मैं क्या बोलूंगा कि ये सारे बच्चे इजी टू लर्न के सदस्य हैं। समझ गए? मैंने क्या कहा कि मेरी स्कूल में 30 बच्चे हैं। एक तरीका तो है मैं उन सबका नाम बोलूं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि कोई दूसरा आदमी आता है मेरी स्कूल में और वो पूछता है कि ये बच्चे कौन है, तो मैं क्या बताऊंगा कि ये इजी टू लर्न के स्टूडेंट हैं, सारे के सारे विद्यार्थी हैं इजी टू लर्न के। दूसरा है तरीका कि मैं सारे बच्चों के नाम बताता जाऊं और उनको बोलता जाऊं कि ये है, ये भी इजी टू लर्न का सदस्य है, ये भी इजी टू लर्न का सदस्य है, ये भी इजी टू लर्न का सदस्य है। समझ रहे हो? एक तो सबको एक जगह इकट्ठा करके बता दिया और एक जगह एक मैंने बताया सबको अलग अलग करके। तो व्यापक रूप का मतलब होता है कि जिस भी बहुपद को हम दर्शा रहे हैं उस बहुपद के जितने भी उदाहरण हैं वो सारे के सारे उसमें कवर हो जाने चाहिए। कैसे बच्चों? अभी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे हमने क्या बोला कि n घात के बहुपद का व्यापक रूप। अब मैंने माना n बराबर 0। ठीक है, n बराबर 0 मान लिया। n घात के बहुपद, देखो अब बहुपद किससे बोलते हैं? चर राशि में उसकी घात होनी चाहिए। समझ गए? एक पूर्ण संख्या। यहाँ पे n हम एक पूर्ण संख्या मान के चलेंगे। स्टार्टिंग में हमने क्या माना है? n की घात n बराबर 0, तो x की घात 0 ये मान लिया। ठीक है, अब मेरे को ये बताओ बच्चों कि x की घात 0 से बनने वाले बहुपद कौन कौन से हैं? x की घात 0 से बनने वाले बहुपद मेरे को बताने हैं आपको। तो आप क्या कहोगे कि सर एक बन गया मेरा 1 गुणा x की घात 0, दूसरा बन गया मेरा 2 गुणा x की घात 0, तीसरा बन गया मेरा 3 गुणा x की घात 0। ठीक है, इसी प्रकार से मैं चलता रहूंगा, अनंत बार आ जाएगा। उसके बाद में अंडर रूट 2 गुणा x की घात 0। ठीक है, अंडर रूट 3 गुणा x की घात 0। समझ रहे हो? तो मैं क्या कर रहा हूं? एक वास्तविक संख्या को गुणा कर रहा हूं x की घात 0 से। तो मैं क्या बोलूंगा इसको
कि a गुणा x की घात 0 जहां पे a एक वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, a गुणा x की घात 0 जहां पे a एक वास्तविक संख्या है। तो अब देखो बच्चों, इतना सा मैंने लिखा है, ठीक है। अब जैसे ही मैं वास्तविक संख्याओं के मान लिखता जाऊंगा ना, सारे के सारे मेरे x की घात 0 के बहुपद बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? देखो, a का मान वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या माना कि a बराबर 1 है, तो 1 गुणा x की घात 0 बन गया आपका ये वाला बहुपद। अब ये वाला बनाना है, तो a बराबर मैंने क्या मान लिया, √2, तो √2 गुणा x की घात 0, समझ लो। तो इसका मतलब इसकी सहायता से मैं x की घात 0 के सारे बहुपद निकाल सकता हूं। इसका मतलब ये हो गया कि ये इससे x की घात 0 बहुपद का व्यापक रूप बन गया। समझ गए? तो मैंने क्या बोला, a x की घात 0, ठीक है, घात n बराबर 0 का व्यापक रूप है। किसका? बहुपद x की घात 0 का व्यापक रूप है। समझ गए? ये आपका व्यापक रूप बन गया। इसी प्रकार से हम आगे क्या देखेंगे, ये तो बन गया देखो हमारी x की घात 0 पे। अब हम लेते हैं x की घात n बराबर 1 ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो n बराबर 1 में क्या होगा, x की घात कितनी बन गई, 1 बन गई। तो 1 x की घात 1 के हमें बहुपद निकालने हैं। देखो बच्चों कैसे, 1 गुणा x की घात 1 निकल गया। दूसरा 1 गुणा x की घात 2 गुणा x की घात 1, 3 गुणा x की घात 1, ठीक है। उसके बाद में मैं बोलता हूं 3 गुणा x की घात 1 प्लस 2। अब ये सर, ये 2 कहां से लेके आ गए आप? देखो बच्चों, अगर आपका बहुपद x की घात 1 से शुरू होता है तो उसमें अचर राशि भी एक बार और आ सकती है। देखो, पहला आपका x की घात कितना था, 0, तो x की घात 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो आप ऐसे मान लो कि √2 मैंने लिखा, ठीक है, √2 गुणा x की घात 0 लिख दिया मैंने। अब मैंने फिर लिखा इधर से, इसी को मैं अगर उसमें लिखता, जैसे 3 गुणा x की घात 0 प्लस 2, समझ लो, अगर मैं इसमें भी अचर राशि जोड़ता तो ये क्या बन जाता, 3 गुणा 1 प्लस 2 बराबर 5। समझ लो, इसको सरल करने के बाद क्या आ जाता, 5। तो इसको लिखने का कोई फायदा नहीं था, परंतु यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा ना तो इसका फायदा है। कैसे है वो भी मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि आपकी अगर n का मान 1 से बड़ा या बराबर है, समझ लो 1 से बड़ा या बराबर है, तो आपके बहुपद में अचर राशि भी आ सकती है। आएगी ही जरूरी नहीं है, आ सकती है, समझ लो। दूसरा, अगर घात 1 से बड़ी है, समझ लो, इसका मतलब ये है अचर राशि आ गई। अचर राशि का मतलब क्या हुआ, घात 0 हो गई x की। तो सीधी सी बात यह है कि अगर एक n की घात k एक पूर्ण संख्या है, के बड़ी या बराबर है, जहां पे k का मान आप 1 देखो, ये तो ज्यादा थोड़ा सा आपको भ्रम में डाल देगा, इसलिए हम जो है स्टेप बाय स्टेप ही चलते हैं। मतलब अभी थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं, फिर उसके बाद में आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका x की घात 1 का, जिसमें अगर 1 घात आ रही है तो आगे आपकी अचर राशि भी आ जाएगी, जिसका मतलब है कि x की घात 0 बन रही है। ठीक है बच्चों, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a गुणा x प्लस b, ऐसे लिख सकता हूं इसको। समझ रहे हो, a और b यहां पे क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। बहुत आसान है। a और b का मान क्या होगा, वास्तविक संख्या होगा, तथा a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, अगर मान लो a का मान 0 के बराबर हुआ तो 0 गुणा x प्लस b लिखूंगा। 0 गुणा x क्या हो गया, 0 प्लस b, और ये बन गया b। तो x की घात क्या है, यहाँ पे 0 है। हमें क्या चाहिए था, x की घात कितनी चाहिए थी, 1 चाहिए थी। मतलब हमारा ये जो व्यापक रूप हुआ
ये तो फिर गलत हो गया। इसलिए हमने ये कंडीशन लगाई है कि x का मान a का मान 0 नहीं होना चाहिए, b का मान 0 हो सकता है। समझ लो, ऐसा नहीं है कि मैंने a का मना कर दिया तो b का भी कर दोगे, नहीं भाई, b का मान 0 हो सकता है, आपका a का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसकी सहायता से हम अब इसके क्या करेंगे कि उदाहरण ले लेते हैं 4-5। जैसे मान लीजिए मैंने a का मान माना 1 और b का मान मान लिया मैंने √2, तो इससे बनने वाला एक घात का बहुपद क्या बनेगा, 1 गुना x प्लस √2, जिसको मैं लिख सकता हूं x प्लस √2, लिख दिया। अब मान लीजिए मैंने माना a बराबर 5 और b बराबर 7। ठीक है, तो क्या बनेगा, 5 गुना x प्लस 7, क्योंकि ये क्या था ax प्लस b, ax प्लस b को क्या लिखूंगा मैं, a गुना x प्लस b। यहां पे मैंने a का मान रखा कितना 5, b का मान रखा कितना 7। समझ लो, तो 5 गुना x क्या लिख सकता हूं, 5x प्लस 7 बन गए। इसकी सहायता से आप एक घात के सारे बहुपद निकाल सकते हो। समझ लो, इसलिए ये इस एक घात के बहुपद का क्या बन गया, व्यापक रूप बन गया। पहला क्या था, ये वाला था x की घात 0 के लिए, दूसरा x की घात 1 के लिए क्या बना, ax प्लस b बन गया। समझ रहे हो, अब चलते हैं आगे। कितने देख ली हमने, एक घात देख ली, 2 घात देख ली, अब देखते हैं n बराबर 2। 0 और 1 देख लिया हमने, अब देखते हैं n बराबर 2। उदाहरण के लिए x स्क्वायर, ठीक है, इसको हमने क्या बोला, 1 गुना x स्क्वायर, दूसरा हमने बोला 2 गुना x स्क्वायर, इसी प्रकार से √2 गुना x स्क्वायर प्लस में 2x प्लस 3। ये भी बच्चों द्विघात का बहुपद है। कैसे है बताते हैं हम आपको। देखो, जब भी आपको बहुपद की घात देखनी हो ना, तो आपको देखना है अधिकतम घात। देखो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, तो अधिकतम घात को हम मानते हैं उस बहुपद की घात। तो यहाँ पे अधिकतम घात कितनी आ रही है, 2, इसलिए ये 2 घात का बहुपद है। समझ लो, अगर मैं लिखता 2x प्लस 3 तो अधिकतम घात कितनी है, 1, इसलिए ये 1 घात का बहुपद है। अगर मैं लिखता 3, इसमें x की घात कितनी है, 0, तो इसलिए ये 0 घात का बहुपद है। समझ लो, जितनी अधिकतम घात होगी उतनी ही घात का आपका बहुपद होगा। अब देखो, मान लीजिए कि आपकी अधिकतम घात n है, समझ लो, तो बाकी के जो पद आएंगे उनमें n से छोटी घात के पद आने चाहिए। समझ लो ना। देखो, 2 चीजें हैं, बहुत आसान है। पहला देखना है अधिकतम घात, अधिकतम घात देख लोगे तो आपको उस बहुपद की घात का पता लग जाएगा। अधिकतम घात क्या होती है, बहुपद की घात, जिसको हम बोल रहे हैं n। समझ रहे हो ना। दूसरा, बहुपद में पद कौन कौन से हो सकते हैं। देखो, ये तो अधिकतम घात हो गई, ये हमने देख लिया। अब इसमें पद कौन कौन से होते हैं, देखो ये एक पद है, ये एक पद है, ये एक पद है। समझ रहे हो ना। तो इसमें कितने प्रकार के पद हो सकते हैं, हम बोलते हैं कि इसमें इस घात से नीचे की घात के सारे पद हो सकते हैं। इस घात से नीचे की घात के मतलब n बराबर क्या था, 2, ये क्या हो गया n-1, ये -2। इसी प्रकार से हमने बोला कि देखो n बराबर क्या था, 2, तो इसमें कौन कौन सी घात और आ रही है वो हम यहाँ लिख देंगे, 1 आ रही है और 0 आ रही है। ठीक है, तो इसी प्रकार से अगर n बराबर 3 होगा तो कौन कौन से आ जाएंगे, देखो 2 भी आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा और 0 भी आ जाएगा। अगर मैं n बराबर 4 बोलूं तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। n बराबर मैं 5 बोलूं तो क्या आ जाएगा, 4, 3, 2, 1, 0। अब मेरे को ये बताओ बच्चों, ये उल्टी गिनती चल रही है कि नहीं चल रही है, चल रही है ना। n के बाद में ये उल्टी गिनती स्टार्ट हो गई यहाँ पे। तो बस यही तो हमें लॉजिक समझना था कि ये आपके n घात के बहुपद का व्यापक रूप बन जाएगा। कैसे बन जाएगा बच्चों, देखो 2 घात के बहुपद का देख लेते हैं और 3 घात के देख लेते हैं, फिर n घात का देख लेंगे। ठीक है,
तो दो घात का क्या बन गया सीधा सीधा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जहां पे ए बी सी आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, और ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? देखो जितनी अधिकतम घात होगी उस अधिकतम घात के गुणांक का मान 0 नहीं होना चाहिए। इन सबको हम क्या बोलते हैं? गुणांक बोलते हैं ना। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? क्या गुणा हो रहा है भाई, उसका गुणांक होता है भाई, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। एक्स किससे गुणा हो रहा है? बी से गुणा हो रहा है, लेकिन बी किसका है? प्लस का है। देखो चिन्ह नहीं बोलना है यहाँ पे, ठीक है, चिन्ह को साथ में लेके चलना है। तो ये हो गया इसका व्यापक रूप x की घात 2 का। अब n बराबर 3 होगा तो कैसे लिख देंगे हम? a x की घात 3 प्लस b x की घात 2 प्लस c x की घात 1 प्लस d। समझ रहे हो? a b c और d सारी की सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। और a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। लिख दिया। अब देखो बच्चों, एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो हमने 1 घात का 0 घात का लिखा तो एक अचर राशि हमारे पास आई थी। जब 2 घात का लिखा तो हमें वास्तविक संख्याएं 2 मिली थी। जब हमने 3 घात का लिखा, सॉरी 1 घात का लिखा तो 2 मिल गई थी। फिर 2 घात का लिखा तो हमने कितने मिली थी? अभी का मैंने मिटा दिया क्या उसको? हाँ, यहाँ पे मालूम है 1 2 और 3। समझ रहे हो? मतलब कि हमें अगर n घात का लिखना है तो हमें n+1 वास्तविक संख्याएं चाहिए होंगी। व्यापक रूप में बता रहा हूं मैं। वैसे जरूरी नहीं है कि n की घात n+1 पद ही आएंगे, एक पद से भी काम चल सकता है। कैसे? एक्स स्क्वायर को, ये भी एक तो द्विघात बहुपद है ना, समझ लो, लेकिन इसमें तो एक ही है। तो मैं बोल रहा हूँ व्यापक रूप की बात कर रहा हूँ। व्यापक रूप में आप अलग अलग उदाहरण बना सकते हो। समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब ए बी सी डी। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे को 4 घात का बनाना है तो क्या बोलूंगा? ए बी सी डी ई। समझ लो? 5 का बनाऊंगा ए बी सी डी ई एफ। तो भाई ऐसे तो मैं केवल 26 घात के बहुपद ही बना सकता हूं, बाकी का क्या करूंगा फिर? जबकि मैं क्या बोल रहा हूं, n तो एक पूर्ण संख्या है, इसका मतलब तो मैं 100 का भी बना सकता हूं, 200 का भी बना सकता हूं, 500 का भी बना सकता हूं। तो इसकी मदद से तो बनेगा नहीं। इसलिए हमारे गणितज्ञों ने क्या किया कि इसको एक व्यापक रूप दे दिया n घात के बहुपद के लिए। कैसे? n घात के बहुपद का व्यापक रूप क्या बना कि a0, एक सेकेंड, इसको रेड पेन से लिखते हैं, इसको लिखते हैं हम रेड पेन से कि a0 जिसमें x की घात क्या बनी? n बनी। n घात का लिख रहे ना, a1 x की घात n-1, a2 x की घात n-2। समझ रहे हो ना? देखो 0 था तो माइनस में क्या हो रहा है? 0। 1 था तो माइनस में 1 हो रहा है, 2 था तो माइनस में 2 हो रहा है। इसी प्रकार से n पदों तक चलेगा और a की घात a ऑफ n 0 1 2 3 ऐसे n गुणा x की घात n-n। कैसे हुआ? यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं ना n को n-0। देखो यहां पे 0 है, ये यहां पे घटेगा, किसमें से? n में से। 1 था, a घट गया, 2 था, 2 घट गया। ठीक है, इसी प्रकार से जब n होगा तो n घट जाएगा। अब इसको मैं सरल करके क्या लिख दूंगा? a x की घात n प्लस a1 x की घात n-1, ठीक है, a2 x की घात n-2 प्लस डॉट 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 a ऑफ n। क्यों? क्योंकि x की घात यहाँ पे क्या बन रही है? 0। x की घात 0 पे क्या मैं लिख सकता हूँ? 1 लिख सकता हूँ। तो इसलिए इन सबको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा लिख दो x की a ऑफ n, जहां पे a0 से लेकर के an आपकी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है बच्चों, ये आपकी वास्तविक संख्या है तथा a0 का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन सबको पता है ना? अधिकतम घात वाले के गुणांक का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, अदरवाइज तो फिर वो क्या होगा? अधिकतम घात रहेगी नहीं ना, 0 से गुणा होते ही 0 हो जाएगी, फिर n-1 का बन जाएगा, जबकि हमें बनाना किसका था? n घात का।
अब आप इस व्यापक रूप से सारे के सारे बहुपद के व्यापक रूप निकाल सकते हो। कैसे? अब मान लो मेरे को n बराबर 0 का निकालना था। अभी हमने क्या लिखा था n बराबर 0 को? a x की घात 0। अब यहाँ पे बनाते हैं तो a0 n की घात क्या होगी? 0 प्लस a1 n की घात क्या थी? n क्या था? 0 माइनस 1 प्लस डॉट 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 और यहाँ पे क्या है? an x की घात n माइनस n आ रहा था ना, तो यहाँ पे क्या आ गया? n आ गया। समझ गए? तो मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, देखो n पदों तक चलेगा, n का मान क्या हो गया? 0, मतलब 0 पद पे ही रुक जाएगा। ये तो क्या हो गया? इसका मतलब तो क्या हो गया भाई? देखो यहाँ पे अगर मैं 0 रख दूंगा, n का मान क्या था? 0, 0 माइनस 0। समझ गए? तो ये तो आपकी यहीं पे खत्म हो गई। ये और ये पद दोनों सेम है कि नहीं है? तो ये तो आपका आएगा ही नहीं, इससे आने वाले सारे पद आपके आएंगे नहीं, यही बन जाएगा सीधा सीधा। क्योंकि आगे देखो घात क्या बन रही है? x की घात -1 पूर्ण संख्या होनी चाहिए ना भाई, बहुपद में घात क्या होनी चाहिए? पूर्ण संख्या होनी चाहिए, बताया था ना आपको। तो ये तो हो ही नहीं सकता आपका बहुपद, तो आपको कहां तक लेना था? सिर्फ यहाँ तक लेना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? a0 x की घात 0। समझ रहे हो? a0 को मैं a भी बोल सकता हूँ ना। क्यों बोल सकता हूँ a? क्योंकि यहाँ पे केवल एक ही अचर पद है जिसको हम a भी मान सकते हैं। आप a0 बोल दो या फिर a बोल दो, ठीक है। इसलिए देखो यहां से ये वाला निकल गया। अगर आपको 1 का निकालना है, a घात n बराबर 1 करनी है, तो आपके यहां तक के पद हो जाएंगे। 2 करनी है, यहां तक के पद हो जाएंगे। 3 करनी है तो एक और आगे वाला जुड़ जाएगा। समझ रहे हो? इस प्रकार से आपके बनते चले जाएंगे। तो ये हो गए आपके बहुपद के व्यापक रूप, ठीक है। मैं आपको नोट्स में अच्छे से बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। लिखने की आप टेंशन मत करो, सिर्फ और सिर्फ समझने की करनी है आपको। वीडियो के आखिर में आपको सारे के सारे हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अब आता है आपका अगला बहुपद के प्रकार। देखो बच्चों, बहुपद के प्रकार बनते जाते हैं उन बहुपद की घात के हिसाब से। अभी हमने किस किस के बारे में पढ़ लिया था? ठीक है, ये नीचे इसको थोड़ा सा तरीके से लिख देते हैं, n बराबर, ठीक है। तो अगर बहुपद की घात 0 होती है तो वह 2 प्रकार का बहुपद हो सकता है। एक होता है आपका शून्यक बहुपद और एक होता है आपका अचर बहुपद। देखो बच्चों, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। शून्यक बहुपद मतलब शून्य, अचर बहुपद मतलब अचर, बस हो गया। कैसे हो गया? शून्यक बहुपद और अचर बहुपद दोनों में x की घात कितनी है? 0 है, तो शून्यक में क्या हो जाएगा? 0। अचर में क्या हो जाएगा? a क्या है? एक वास्तविक संख्या है, ठीक है। a एक वास्तविक संख्या है। साथ में इसमें एक कंडीशन और लगेगी, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। कब नहीं होना चाहिए? जब वह अचर बहुपद है। अगर 0 हो जाएगा तो हम उसको क्या बोल देंगे? शून्यक बहुपद बोल देंगे, ठीक है। बहुत आसान है। शून्यक मतलब 0, कुछ भी नहीं आ रहा है। अचर बहुपद मतलब एक वास्तविक संख्या जहां पे a का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब उदाहरण के लिए 2 एक अचर बहुपद है, 1 आपका एक अचर बहुपद है, 5 आपका अचर बहुपद है, √2 आपका अचर बहुपद है। समझ लो, जितनी भी वास्तविक संख्या है आपकी सारी की सारी अचर बहुपद है, एक 0 को छोड़ करके। 0 क्या है? शून्यक बहुपद। समझ गए? अब देखो, हाँ एक चीज आपको बहुत ज्यादा मैं भूल गया बताना, हम बहुपद को दर्शाते हैं p ऑफ x से। p पॉलिनोमियल था ना, उसका p ले लिया हमने, ये वाला, ठीक है। p ऑफ x, x क्या है यहाँ पे? आपकी चर राशि है जिसका बहुपद होता है। समझ गए? तो यहाँ पे p ऑफ x बराबर 0 जो कि शून्यक बहुपद है, p ऑफ x बराबर a एक अचर बहुपद है जहां पे a की एक वास्तविक संख्या है तथा a कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये 2 बहुपद हो गए, शून्यक बहुपद और अचर बहुपद। अब आता है x की घात, सॉरी m की घात जब 1 हो।
जब n की घात 1 होगी मतलब बहुपद की घात कितनी है, 1 है, और 1 क्या है, अधिकतम घात है। ये सारी की सारी क्या है आपकी अधिकतम घात, ठीक है, ये बहुपद की अधिकतम घातें हैं, 0 1 2 3, ठीक है, समझिए ना। अब अगर बहुपद की अधिकतम घात 1 है तो वो बहुपद आपका कहलाएगा रेखिक बहुपद। ठीक है, तो P ऑफ x बराबर, हमने रेखिक बहुपद का क्या व्यापक रूप देखा था, ax प्लस बी देखा था ना, ठीक है। तो P ऑफ x बराबर ax प्लस बी आपका एक रेखिक बहुपद है। अब आता है जब घात 2 होती तो उसको बोलते हैं हम द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद का मतलब क्या हुआ, P ऑफ x जहां पे x की अधिकतम घात 2 होती है, ठीक है, ये आपका हो गया द्विघात बहुपद। यहाँ पे x की अधिकतम घात क्या थी, 1, यहाँ पे x की अधिकतम घात क्या है, 2, ठीक है, इसलिए ये द्विघात हो गया। अब आता है 3 घात का बहुपद जिसको हम बोलते हैं त्रिघात बहुपद। ठीक है बच्चों, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितनी x की अधिकतम घात होगी ना वही उतनी घात का बहुपद बन जाएगा, बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको याद भी नहीं रखना है। ठीक है, ये हो गया आपका 3 घात का बहुपद। अब आता है n घात का बहुपद। देखो 3 घात का बहुपद, फिर 4 घात का बहुपद, 5 घात का बहुपद, ठीक है, तो इतने सारे नाम याद रखने की जरूरत है नहीं हमें। तो 3 से आगे जितने भी आगे ना उन सब बहुपदों को हम बोलते हैं बहुघात बहुपद। ठीक है, बहुघात बहुपद, और उनको हम दर्शाते हैं, व्यापक रूप अभी बताया था ना तुम्हारे को, a0 x की घात n प्लस a1 x की घात n-1, फिर प्लस में डॉट 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 an। ठीक है बच्चों, जहां पे a0 का मान 0 नहीं होगा और a0 a1 सारी की सारी an तक क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका n घात का बहुपद, जिसको हम बहुघात बहुपद भी कहते हैं। ये बहु बहुत ज्यादा आ रहा है भाई, ये किसी की बहु नहीं है, ये बहुपद है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बहुघात बहुपद। तो ये थे आपके बहुपद के प्रकार, कौन कौन से थे, एक तो शून्यक बहुपद था, और एक क्या था, अचर बहुपद। ठीक है, उसके बाद ये किसने, जब अधिकतम घात क्या थी, 0, जब अधिकतम घात क्या है, 1 है तो उसको क्या बोलेंगे, रेखिक बहुपद। अगर अधिकतम घात 2 है तो द्विघात, अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात, अधिकतम घात 3 से ज्यादा आ रही है तो हम उसको बोलेंगे बहुघात बहुपद। सबके व्यापक रूप भी हो गए। तो चर राशि जिसका मान निश्चित नहीं होता है, अचर राशि जिसका मान निश्चित होता है, गुणांक जिस भी संख्या का या फिर जिस भी चर राशि दूसरी संख्या, जो भी चर राशि किसी संख्या से या फिर अचर राशि से गुणा हो रही है वही उसका गुणांक कहलाता है। कैसे, 2 गुणा x, तो ये इसका गुणांक हो गया। अगर मैं x का गुणांक पूछ रहा हूं तो 2 हो गया, 2 का गुणांक पूछ रहा हूं तो x हो गया। समझ रहे हो ना। फिर आता है घात, किसी भी संख्या की अगर गुणन आवृत्ति हो रही है तो उस गुणन आवृत्ति को एक संक्षिप्त रूप में घात के रूप में दर्शा देते हैं। फिर आता है बहुपद। बहुपद क्या होता है, ऐसा व्यंजक जिसमें चर की घात एक पूर्ण संख्या होती है। समझ रहे हो ना। अब कौन कौन सी थी वो, x की घात 0, x की घात 1, x की घात 2, अनंत। ठीक है, जहां पे हमने क्या माना था कि x की घात 1/2 को हमने बहुपद नहीं माना था, क्योंकि ये क्या हो जाती है 0.5, जो कि एक वास्तविक संख्या नहीं है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं बहुपद के व्यापक रूप। ये सारे के सारे बहुपद के आपके व्यापक रूप हो गए। एक क्या लिखते थे, a0 x की घात 0। ठीक है, एक बार इसमें 0 हो जाएगा a का मान, जब शून्य बहुपद होगा, अचर बहुपद होगा तो a का मान 0 नहीं होगा। समझ गए ना। उसके बाद में रेखिक बहुपद का व्यापक रूप हो गया ये वाला, द्विघात बहुपद का ये हो गया, त्रिघात का ये हो गया, और n घात के बहुपद का ये हो गया। इसी प्रकार से आपके क्या हो गए, बहुपद के प्रकार हो गए। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि इनके शून्यक के बारे में जानेंगे, और जो आपका बहुपद का व्यापक रूप है ना, इसकी सहायता से हम इसके शून्यक निकालेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।